दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ अगर केस किए जाते हैं तो पति अगर दिमाग लगाए, अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहे तो वह पत्नी के द्वारा किए गए केसों में ही अपने बचाव का रास्ता खोज सकता है। पत्नी को उसकी चली गई चाल भारी पड़ सकती है, लेकिन मैंने यहाँ सबसे पहले कहा कि पति को अपने विवेक का उपयोग करना होगा। पति को उसी रास्ते में से अपने लिए बेस्ट रास्ता खोजना होगा। और आज मैं इसी पर बात करूंगी। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर अगर पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर करवाई जाती है, झूठे केसेस किए जाते हैं, तो आपको किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर हम बहुत बड़ा रोल देखें तो पत्नी के परिवार वालों का होता है। कई बार वाद विवाद इस स्थिति पर नहीं होता, लेकिन परिवार, समाज या सर्कल के द्वारा उस रिश्ते को इस तरह से मोड़ दिया जाता है कि जहां पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। और जब रास्ता नजर आता है या जब वो चीजें सुलझती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अक्सर ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि पति पत्नी का विवाद इतना नहीं होता जितना आसपास के लोग उस विवाद को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन चीजों को समझ कर चले और विवाद रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जहां विवाद रुकने को तैयार नहीं है तो वहां आप समझो, अगर हम अक्सर देखते हैं कि पति पत्नी का जब भी विवाद होता है, अगर पत्नी न्यूट्रल होना चाहे, पति न्यूट्रल होना चाहे, तो यहाँ पर पति को एक पुरुष होने की दोहाई देकर उसका ईगो टकराने के लिए तैयार कर दिया जाता है, ये कहकर कि तुम पति हो, तुम्हें नहीं झुकना चाहिए। या पत्नी लड़ झगड़ कर गई है तो उसे पहल करना चाहिए, आपको पहल नहीं करना चाहिए। इस तरह से पुरुष वर्ग को कई बार रिश्तों में अगर पति के द्वारा मोड़ लाने का प्रयास भी किया जाए तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग पति को रोक देते हैं, और कहीं ना कहीं वो विवाद इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा रूप ले लेता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर पत्नी लड़ झगड़ कर पीहर चली गई और उसे कहीं लगता है कि विवाद इतना नहीं था या था, तो भी मैं एक सॉरी बोलकर उस विवाद को खत्म कर लूंगी या अपने वैवाहिक जीवन को मुझे बचा लेना चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, काउंसलिंग के दौरान ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि जहां पर पति पत्नी ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं थी, या इतनी बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा बन गया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम आज यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन आसपास के लोग उन्हें इतना ज्यादा मोड़ देते हैं कि नहीं, तुम जब तक कुछ रिएक्ट नहीं करोगी, जब तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगी, तब तक तुम्हें इसी प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, या तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, या तुम अकेली ही झुककर क्यों चलो, उनका भी तो कुछ फर्ज है, या हर बार तुम ही क्यों झुको। इस तरह के कई जुमले कस दिए जाते हैं और उनका रिश्ता एक अलग मोड़ ले लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर नौबत ये आती है कि बात तो इतनी थी नहीं, अब विवाद को बढ़ाया कैसे जाए या सामने वाले को झुकाया कैसे जाए। क्योंकि जब स्थिति ये दिख रही है कि पति पत्नी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर उस रिश्ते को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर अब स्थिति ये आ गई कि नहीं, सामने वाले को झुकाना है। तो सामने वाले को झुकाने के लिए दो बातें अपनी तरफ से न्यायालय के समक्ष, मतलब CW सेल में, या हम बात करें तो कहीं ना कहीं पारिवारिक न्यायालय तक ऐसी जोड़ दी जाती है कि कैसे भी कर कर सामने वाला हमारे सामने झुके, या डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो। तो इस तरह से आपने ये परिस्थितियां निर्मित की तो आपने न्यायालय में अपील लगा दी, आपसे सवाल जवाब किया गया, आपको कुछ नहीं बना, तो आपके द्वारा एक जनरल कॉमन लाइन होती है ये कि हमने बहुत दहेज दिया, या हमने विवाह में इतना खर्च किया, हमने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, मेरे माता पिता के द्वारा इतना दहेज दिया गया, तब भी ये संतुष्ट नहीं है, इनके द्वारा इस तरह से मांग की जाती है। ये कॉमन लाइन होती है। 99% केसों में शुरुआत यहीं से होती है और ये लाइन जरूर लिखी जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, मतलब जो पत्नी पक्ष है ये भूल जाती है कि
हमारे संविधान में ये कहा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन हमने इस लाइन को तो रट लिया कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दहेज देना भी अपराध है। और जो कि हम लिख कर देते हैं कि सामने वाले पक्षकार के द्वारा दहेज लिया गया, दहेज की मांग की गई, हमने इतना, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी तब भी हमने इतना दिया, सामने वाले को हमने इस तरह से मैनेज कर कर इतना दहेज दिया। आप CW सेल में बार बार अपने हाथों से लिखकर हस्ताक्षर कर कर ये देते हो। अब बात आती है कि पुरुष वर्ग को मैंने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर केस उल्टा कर सकते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो? अगर पत्नी ये कहती है कि आपने दहेज लिया, तो पत्नी ये प्रूफ नहीं कर पाएगी, सालों निकल जाएंगे। पत्नी स्त्री धन की लिस्ट बनाकर देती है, पत्नी दहेज का कहती है कि आपने हमने ये दिया, हमने ये दिया है तो प्रूफ कर सकती है, लेकिन आपने मांगा है ये प्रूफ नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये तो जनरली कभी ऐसा तो होता नहीं है कि आप ये कह दो कि इस तरह से हमारे पास रिकॉर्डिंग है या पति पक्ष की तरफ से इस तरह से मांगा जा रहा है, तो ये चीजें तो आपको प्रूफ करने में काफी समय लग सकता है। साथ ही अगर आपने पत्नी के ऊपर ये केस कर दिया कि दहेज दिया गया, तो ये प्रूफ करने में मिनटों की बात है, क्योंकि पत्नी के पक्ष के द्वारा ये खुद लिख कर दिया गया कि हमने दहेज दिया है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लो कि अगर आप इस बात को मुद्दा बना लेते हैं, आप इस तरह से एक FIR लिखवा देते हैं, आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो कहीं भी आपका केस कमजोर नहीं पड़ेगा, आपका केस काफी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको एविडेंसेस देने नहीं पड़ेंगे, आपके पास एविडेंसेस अपने आप होंगे और वो एविडेंस खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि हाँ हमने दहेज दिया है। क्योंकि जहां पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार के द्वारा लिख कर दिया गया रहा है कि हमने दहेज दिया है, हमने इस प्रकार से दहेज दिया है, वो खुद डिटेल भर रही है उस चीज की कि हमने दहेज दिया है। तो यहाँ पर आपके सामने ये स्थिति क्लियर है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। लेकिन जब पत्नी के द्वारा ये लिखवाया जाता है कि दहेज दिया गया, हमने दहेज दिया, तो आप यहाँ पर अपने आप में नर्वस होते हैं और आप ये कहते हैं कि अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने दहेज नहीं मांगा। तो यहाँ पर दहेज प्रूफ ना करने की बजाय आपको ये इस बात को इशू बनाना चाहिए, इस बात का पक्ष रखना चाहिए कि इन्होंने दहेज दिया। अगर सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि विवाद सुलझ सकता है तो परिवारों में सुलझाओ। उसके बाद जब परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि जब आप उस रिश्ते को चाहकर भी नहीं संभाल सकते, उस रिश्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार से 1% भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि अब उस रिश्ते में रहकर दो व्यक्ति कंफर्ट रह सकते हैं या उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आप किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लो, चाहे वो परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो। क्योंकि यहाँ पर आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से जान सकते हो, आप उसके दोनों पहलू जान सकते हो। जैसे कि मैंने कहा दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी अपराध है। उसी प्रकार अगर आपका पार्टनर आपसे झगड़ता है, आपके पार्टनर में कोई बुराई है, तो आपके पार्टनर में जो अच्छाई है वो भी आप ही जानते होंगे। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार विवाद ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं सामने वाला हमें नहीं समझ रहा, लेकिन अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से हम सोचकर समझकर उस रिश्ते को संभाल सकते हैं, तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम आपस में ही उसे समझाएं या आपस में ही उसको सुलझाएं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके पार्टनर को नहीं जानता, वो उस एक सेंटेंस पर अपना व्यू दे देता है जो कि उसकी लाइफ में घटित हुआ होता है, और आप उस व्यू से लेकर अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रिश्ता निर्मित करते हो कि जहां पर आप न्यायालय, CW सेल या फैमिली कोर्ट ऐसी जगहों के चक्कर लगाते हो और कहीं भी जाकर जब अपने रिश्ते को खत्म करते हो और आपको बाद में एहसास होता है कि नहीं हमने ये गलत कर लिया, और उस समय आपके पास पलट के आने का रास्ता नहीं बचता, तो प्रयास यही कीजिए। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो फिर अपने बचाव के भी तरीके ढूंढिए, जहां पर पुरुष वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा
रामबाण इलाज है कि यहाँ पर अगर आप इस चीज को उठाते हैं तो आपको रिलीफ 101% मिलेगा। लेकिन प्रयास हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। आप प्रयास तो ये करते हैं कि दहेज का आरोप लगाया है तो आप प्रयास ये करेंगे कि मैं दहेज को कैसे प्रूफ करूं कि मैंने नहीं मांगा, लेकिन आप प्रूफ ये करें कि दहेज इनके द्वारा दिया गया है, तो 101% आपका केस स्ट्रांग होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।